वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं। असहयोग आंदोलन। यह पाठ हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों के विचारों में, उनके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आना चाहिए। तो वह मुद्दा है गांधी जी की अहिंसा की परिकल्पना और उसका भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या परिणाम हुआ। इस बात को हमें जानना है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका निधन हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। एक अगस्त 1920 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। उसके पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक बड़े कद्दावर नेता भारत के इस लड़ाई में सक्रिय थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी हो, लाला लाजपत राय जी हो, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे अनेक बड़े नाम भारत के राष्ट्रीय पटल पर चमक रहे थे। और उसी समय महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद भारत का जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसकी बागडोर आई महात्मा गांधी जी के हाथों में। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का आगमन भारत कब हुआ और किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन के सूत्र को संभाला। 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के कालखंड को हम इतिहास में, भारत के इतिहास में गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने 3 सूत्र हमें दिए थे: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने इन्हीं 3 सूत्रों को अपनी आजादी की लड़ाई का प्रमुख हथियार बनाया।
जैसा मैंने पहले कहा कि महात्मा गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत थे। तो चलो जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातें। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था, जैसा कि हम इस मानचित्र में देख रहे हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है और इसके सुदूर दक्षिण में ये साउथ अफ्रीका, ये एक उनका देश। और ये जो था ये इंग्लैंड का उपनिवेश था। जिस तरह से हमारा भारत देश इंग्लैंड का उपनिवेश था, उसी तरह साउथ अफ्रीका भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। साउथ अफ्रीका में भी कई भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधों के लिए स्थायी रूप से बस गए थे। और जैसा कि ब्रिटेन के लोगों की आदत थी, वे अपने को गोरा कहते थे, श्वेत, और उनको लगता था कि हमारा ये जो श्वेत रंग है, हमारा जो गोरा रंग है, ये हमको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और इसी मानसिक जो उनकी ये धारणा थी, इसी धारणा के चलते 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक आदेश निकाला। इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने आदेश निकाला। और क्या आदेश निकाला कि अश्वेत वर्णियों को अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा। यानी जो भी अश्वेत हैं, अश्वेत मतलब जो काले लोग हैं, जो श्वेत नहीं है, अश्वेत, उसमें उपसर्ग है अश्वेत। तो जो लोग गोरे नहीं हैं, अर्थात जो लोग काले हैं, उन्हें अपना एक पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखना होगा, ये कंपलसरी। और यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं मिलेगा तो आप दंड के भागी बनेंगे। तो इस तरह का उन्होंने एक कानून वहां बना दिया, आदेश निकाल दिया। अब उसमें जितने भी काले लोग थे, जो वहां के मूल निवासी और जैसे भारत जैसे देशों से गए हुए बसे हुए लोग, इन सभी को इंग्लैंड वाले काला ही कहते थे। हम भारतीय अपने को भले वहां समझे कि हम गोरे हैं, हमारा रंग साफ है, लेकिन इंग्लैंड की नजर में जो भी एशियाई देशों के लोग हैं, अफ्रीका के देशों के लोग हैं, ये सब काले ही कहे जाते थे। अब जो ये भारत के बसे हुए लोग थे, इनको इसमें बड़ा बहुत अपमान महसूस हुआ कि ये कौन सा तरीका है कि हम एक दो समान व्यक्ति हैं, सिर्फ रंग के आधार पर इनमें भेद किया जाए। तो उन लोगों ने इस आदेश का विरोध करना शुरू किया। लेकिन उनके पास कोई अपनी उनकी बात रखने वाला कोई नेतृत्व नहीं था। तो महात्मा गांधी जी उस समय वहां वकालत करते थे। तो ये लोग महात्मा गांधी जी के पास गए। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया और इस अन्याय के विरुद्ध वहां के लोगों के लिए न्याय प्राप्त किया। इंग्लैंड के जो शासक थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी बहुत ही सक्षम बैरिस्टर थे, बुद्धिमान तो थे ही, और उन्होंने निडर भी थे, निर्भीक भी थे। उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंततः दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों को न्याय मिला। और ये जो आदेश था कि उन्हें अपने पहचान पत्र अपने पास रखना है, वह आदेश खत्म कराया उन्होंने। गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। तो गांधी जी का जब भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने सत्याग्रह का दर्शन हम भारतीयों को कराया। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह बहुत ही प्रसिद्ध सत्याग्रह हैं भारतीय इतिहास में। तो इन सब की जानकारी हम अपने इस पाठ में आगे लेते चलेंगे। और यह है महात्मा गांधी जी और उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए तो उनकी वेशभूषा इस तरह से हुआ करती थी। महात्मा गांधी जी 1915 में अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका देश से, दक्षिण अफ्रीका से लौट कर वापस अपने देश भारत आ गए। और यहाँ पर आकर वो यहाँ के उस समय के तत्कालीन प्रसिद्ध चिंतक, विचारक, नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिले।
गोपाल कृष्ण गोखले जी के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। गांधी जी ने उनसे चर्चा की, गोखले जी से, कि भारत की स्थिति क्या है, अंग्रेजों की स्थिति यहाँ कैसी है और हमें किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है। तो गोखले जी ने उन्हें परामर्श दिया कि पहले आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, भारत के लोगों को जानिए, नजदीक से जानिए, क्योंकि महात्मा गांधी तब यहाँ पे रहते नहीं थे और उनको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी, यहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, आर्थिक स्थिति से वो परिचित जरूर थे लेकिन उन्होंने करीब से नहीं देखा था, नजदीक से भारत की इन स्थितियों से वो परिचित नहीं थे। तो गोखले जी ने उन्हें कहा कि यदि आपको भारत के आज़ादी की लड़ाई का बीड़ा उठाना है तो पहले भारत को करीब से जानिए, भारत को नजदीक से देखिए। और इसी कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उन्होंने इस भ्रमण में, भारत भ्रमण में, उन्होंने भारत के लोगों का दुख देखा, उनकी गरीबी देखी और वे बहुत दुखी हुए। अरे ये लोग के पास इतने गरीब हैं, इनके पास पहनने के लिए, पूरे तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं है, 2 टाइम का भरपेट भोजन इनके पास नहीं है, सामाजिक सम्मान इनके पास नहीं है। और इस तरह से इस दारुण स्थिति को देखकर गांधी जी बहुत ही द्रवित हुए और उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। सामान्य लोगों का दुख और उनकी दरिद्रता देखकर गांधी जी ने राष्ट्र सेवा को अपना लिया। उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं आजीवन अपने देश की सेवा करता रहूंगा। और हम सब जानते हैं कि इसी भारत भ्रमण के दौरान एक बार वो किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे थे जहां उन्होंने देखा कि उस जगह की महिलाएं जो है वो इसलिए कहीं बाहर सभा में, जनसभा में नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ढंग से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और तब तो महात्मा गांधी को भारत की गरीबी का अंदाजा नहीं था, तो वो तो पूरे कपड़े पहनते थे। आज हम उनकी जो फोटो देखते हैं, केवल एक उन्होंने कमरी पहनी रहती है और उसी को एक कंधे पे डाले रहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, वो पूरे कपड़े पहनते थे, बड़ी पगड़ी डालते थे। तो उनको लगा कि अरे हमारे देश की स्त्रियां, और वो उनके पास एक साड़ी नहीं है कि ढंग से, कटी फटी साड़ियां पहन रही हैं ये महिलाएं, ये अपने शरीर को ढक सके इतने कपड़े नहीं है इनके पास। वे बहुत द्रवित हुए, दुख से उनका हृदय तार तार हो गया और उन्होंने उसी दिन से कसम खा ली कि मैं आजीवन एक वस्त्र ही धारण करूंगा। और उन्होंने अपने कोट पैंट शर्ट टाई पगड़ी सबका परित्याग कर दिया और केवल जिंदगी भर उन्होंने इस व्रत को निभाया और आजीवन वो एक कमरी ही लपेटे रहते थे। अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आकर वे आश्रम में रहने लगे। उसके बाद वे लौटे, वापस लौट कर आए गुजरात। गुजरात का एक बड़ा शहर अहमदाबाद, वहां पर एक बहुत अच्छी बड़ी नदी है साबरमती नदी। वो साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम में वहां रहने लगे और उन्होंने विचार किया, मंथन किया कि मुझे यदि अपने देश के लिए काम करना है, न्याय प्राप्त करना है, तो हमें कैसे काम करना होगा। और उन्होंने सबसे जो पहला मंत्र दिया, सत्याग्रह। सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का मंत्र दिया। और ये असहयोग आंदोलन जो था, यह सत्याग्रह का सहारा पाकर, सत्याग्रह का आधार लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। क्या है ये सत्याग्रह? तो चलिए हम करते हैं सत्याग्रह के दर्शन। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना। सत्य का आग्रह करना, न्याय का आग्रह करना। सत्य, आग्रह, जब इस दोनों हम शब्द को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सत्याग्रह। और सरल शब्दों में कहें तो अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा
उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य है। तो इसमें दो चीजें हैं महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, सत्याग्रह कौन करेगा? जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो जब किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो और एक पक्ष है जो अन्याय कर रहा है। तो अन्याय करने वाले व्यक्ति का मन बदलना है। कैसे बदलना है? उसे हमें दंडित नहीं करना है, उसको सजा नहीं देनी है, उसके साथ मारपीट नहीं करनी है। तो कैसे करना है? तो संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को मारपीट नहीं करेंगे, और इस मार्ग पर चलते हुए अत्याचारी को सत्य और न्याय का बोध कराना, यही सत्याग्रह का मूल उद्देश्य था। सत्य का आग्रह तो करना है, लेकिन शांति के साथ, बिना लड़ाई झगड़े के। और इस सत्याग्रह की लहर ऐसी चल पड़ी कि कालांतर में केवल भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह के रास्ते को स्वीकार किया। और भारत से बहुत बहुत दूर अमेरिका में वहां के जो अश्वेत वर्णी थे, यानी वहां के जो काले लोग थे, उनके अधिकारों के लिए जिसने आवाज उठाई थी वे थे महान मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। तो इन लोगों पर भी गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्होंने आजीवन सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया। तो इस तरह हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी किस तरह से केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों के मन पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। विदेशियों के मन पर भी, मस्तिष्क पर, अपने विचारधारा से, अपने कार्य से उन्होंने लोगों के मनो मस्तिष्क पर अधिकार किया। चंपारण सत्याग्रह। यूं तो महात्मा गांधी जी के जीवन में अनेक आंदोलन और दर्ज हैं, उनके नाम पर अनेक सत्याग्रह उनके नाम पर दर्ज हैं, लेकिन जिस सत्याग्रह ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार का एक क्षेत्र है और वहां के जो किसान थे वे बड़े पैमाने पर खेती किया करते थे। तो अंग्रेज बागानों ने क्या किया? अंग्रेज बागानों ने भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने की जबरदस्ती की। उन्होंने कहा कि भाई आपको और किसी फसल की खेती नहीं करनी है, सिर्फ नील की खेती करनी है, और नील की खेती करेंगे और ये जो नील का उत्पादन होगा वह एक फिक्स दाम पर ही उन्हें अंग्रेजों को बेचना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि किसानों की मेहनत जितनी होती थी, अब अंग्रेजों ने प्राइस फिक्स कर दिया कि इतने ही दाम पे बेचना है। अब किसानों की मेहनत, किसानों की लागत वो कई बार उससे ज्यादा भी होती थी, लेकिन अब चूंकि अंग्रेजों ने कीमत तय कर दी थी तो उससे अधिक वो दाम पे बेच ही नहीं सकते थे वो। तो इसलिए किसानों को हानि उठानी पड़ती थी, आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी, क्योंकि उनकी लागत ही वसूल नहीं हो पाती थी और लगान तो सरकार वसूल करती थी उनसे बराबर। तो इस तरह से किसान बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं था। तो गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए। गांधी जी ने भारत भ्रमण कर ही लिया था, तो उनको धीरे धीरे भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका सक्रिय होने लगी थी। तो गांधी जी को जब पता चला तो वो गए चंपारण, वहां किसानों से मिले और उनको संगठित किया उन्होंने और सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा और किसानों के साथ न्याय हुआ। उनको नील की खेती जो जबरदस्ती उनसे करवाई जाती थी उससे उनको छूट मिल गई। खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो प्रमुख आंदोलन हुआ हमारे देश में किसानों का, वह था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात का एक छोटा सा जिला। यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ पर किसानों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी। आहा, कितना अच्छा लगा ना सुन के। लेकिन बच्चों की स्थिति क्या थी? यहाँ तो ऐसी स्थिति थी कि यहाँ लगातार अकाल पड़ रहा था। अकाल पड़ना मतलब बारिश नहीं हो रही थी, पीने के लिए पानी नहीं था, तो खेती में सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? तो खेती नहीं हो रही थी, फसल नहीं हो रही थी, लगातार किसान जो थे वो संकट में जी रहे थे।
लेकिन ब्रिटिश सरकार को इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। उनको क्या चाहिए था? हमारा टैक्स। और उनको वो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से मार पीट करके किसानों से कर वसूल कर रहे थे। अब किसान तो बेचारे परेशान। गांधी जी ने उन्हें सहारा दिया, उनका साथ दिया। गांधी जी ने किसानों से कहा कि आप लोग लगान मत अदा कीजिए, आप सब एकजुट हो जाइए और सब लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाइए कि आप सभी लोग लगान नहीं देंगे। किसानों को ये बात जमी और सभी किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में यह अपनी आवाज उठाई, क्योंकि किसान कमजोर थे। उन्होंने कहा हमारे पास एक कुशल नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। तो गांधी जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और गांधी जी के लीडरशिप में, गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा जिले के किसानों ने 1918 ईस्वी में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि अब हम लोग कोई भी ब्रिटिश सरकार को लगान नहीं देंगे। और यह आंदोलन जो था ये रंग लाया और थोड़े समय के बाद सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने किसानों का लगान माफ कर दिया। अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। ये समय था प्रथम विश्व युद्ध का। हम सब जानते हैं सन 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी और उसका असर सभी जगह हुआ था। विश्व युद्ध जो हुआ था वो तो यूरोपीय क्षेत्र में हुआ था, देश विदेश के अनेक। अहमदाबाद जो क्षेत्र है भारत के गुजरात राज्य का, एक वहाँ प्रसिद्ध स्थान है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में वैसे भी शुरू से औद्योगिक क्षेत्र रहा है। तो वहाँ जो श्रमिक थे, मिल मजदूर जो थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप जो हमको पगार दे रहे हैं, जो वेतन दे रहे हैं, उस वेतन में हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी हमारे वेतन में वृद्धि की जाए। लेकिन मिल मालिकों ने श्रमिकों की इस मांग को ठुकरा दिया। अब श्रमिक मजदूर बेचारे कमजोर, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं, कोई उनका नेता नहीं। तो ऐसे समय में गांधी जी ने उन्हें सलाह दी, श्रमिकों का नेतृत्व किया और गांधी जी की सलाह पर मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी और अनशन कर दिया। हड़ताल कर दी मतलब काम बंद कर दिया। अनशन करना मतलब उन्होंने एक जगह पे बैठ के कि हम जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, हम इस स्थान से उठेंगे नहीं। और इस तरह से मिल मजदूर अपने मांग पर अड़ गए। गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे, गांधी जी भी भूख हड़ताल पर बैठे कि भाई मैं भी इन श्रमिकों के साथ हूँ, इन मजदूरों के साथ हूँ। और इसका प्रभाव पड़ा, इसका असर हुआ और अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी की, उनके वेतन को बढ़ाया। तो इस तरह गांधी जी ने इस सत्याग्रह के बल पर, चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन हो, इस सभी आंदोलनों को एक प्रमुख हथियार दे दिया कि हम बिना लड़ाई के, बिना खून खराबे के, बिना हिंसा के भी हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। इसके रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। अब रॉलेट एक्ट क्या है, पहले इसको हम जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। अब भारतीयों को कोई स्वेच्छा से तो सहयोग करना या न करना उनके हाथ में था नहीं। भारत वैसे भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो जो ब्रिटिश सरकार आदेश देगी भारतीयों को वही करना होता था। तो भारतीयों ने इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, उन्हें सहयोग किया। और उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ये आश्वासन दिया भारतीयों को कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा
तो भारतीयों के हित के लिए निर्णय लिया जाएगा, एक अच्छी उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी। ऐसा जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जो टैक्स बढ़ गया है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ऐसा भारतीय नेताओं को खोखला आश्वासन दिया गया और भारतीय लोगों ने उस युद्ध में उनका साथ दिया अंग्रेजों का। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न यहाँ टैक्स कम हुआ, न कीमतों में कमी हुई। तो भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। अब अंग्रेज सरकार भी समझ रही थी कि भारतीय जनता तो एकदम क्रोध में उबल रही है, भारतीय जनता असंतुष्ट है, और असंतुष्ट जो भीड़ होती है वो कभी भी विद्रोह कर सकती है और उनका विद्रोह दबाना बहुत भारी पड़ेगा। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और उन्होंने सर सिडनी रॉलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा किए गए विरोध को न मानते हुए एक नया कानून बनाया गया। भारतीय सदस्यों की जो भी मांग थी उनको किसी पर ध्यान नहीं दिया गया, न कहीं कीमतों में वृद्धि को रोका गया, न टैक्स में कमी लाई गई, किसी भी बात को नहीं माना गया और उन्होंने एक नया कानून बना दिया। इस कानून को रॉलट एक्ट के नाम से जाना गया। और इस कानून में क्या क्या था? इस कानून में पहला मुद्दा था कि किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किए हुए बंदी बनाया जा सकता है, यानी किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है कभी भी। दूसरी बात कि न्यायालय में मुकदमा उनका दायर नहीं होगा, जिस भारतीय को कैद किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसका मुकदमा कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा, यानी सीधे उसको जेल में ही बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या कि कोई भी भारतीय अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में गुहार नहीं लगा सकता था। अब भारतीय तो एकदम से आग बबूला हो गए, जितने लोग थे इंडियंस, उन्होंने इसे काला कानून कहा कि ये कोई कानून है, ये तो काला कानून है। कानून का अर्थ क्या होता है कि जो सामान्य जनता के अधिकारों के प्रति एक सजगता दिखाए और अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए काम करे। लेकिन ये कैसा कानून है? भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया
और इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने समय समय पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध भारतीय जनता को संगठित किया, उनका नेतृत्व किया, उन्हें प्रेरित किया कि हम सब मिलकर यदि आगे बढ़ें, हम सब एक होकर आगे बढ़ें, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना बहुत ही आसान है। हम लोग एकजुट नहीं हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। हम मारामारी करने लगते हैं, हम हिंसा पर उतर आते हैं, तो हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। हम सब एक हो जाएं तो शांतिपूर्ण मार्ग से भी किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो उन्होंने हड़ताल, अनशन, काम रोको, इस तरह के बहुत सारे हथियार यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह